मयूरी ये एक आर्किटेक्ट है और नए नौकरी के लिए अर्ज कर रही है। इसके लिए उसके कौशल उसने ठीक से लिखना जरूरी है। इसके लिए एक आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो तैयार करना जरूरी है। ये पोर्टफोलियो उसके काम का और प्रोजेक्ट का सैंपल है जिन पर उसने पहले काम किया है। इस पोर्टफोलियो में उसके सभी आर्किटेक्चरल कौशल दिखेंगे जो परिणामकारक तरीके से शब्दों में लिखना उसे नहीं होगा। एक आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो क्या है और वो कैसे तैयार किया जाता है, आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो क्या है, ये पोर्टफोलियो किसने देखना जरूरी है, व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो कितना जरूरी है ये समझना, आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो की रूपरेखा और मुद्दे बनाना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस्तेमाल करके आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो तैयार करना। आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो क्या है? आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके आर्किटेक्चरल कौशल, आपने पहले किए हुए काम और आपके संभाव्य एम्प्लॉयर को आप कितनी उत्तम सेवाएं दे सकते हैं और किसी प्रोजेक्ट पर कितना अच्छा काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी होगी। आपकी व्यावसायिक जानकारी सही तरीके से रखने के लिए आप कंटेंट या दृश्य की मदद ले सकते हैं। आप खुद का पोर्टफोलियो वेब पेज भी तैयार कर सकते हैं। आपने आपका आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो तैयार करना क्यों जरूरी है? ये पोर्टफोलियो आर्किटेक्ट उसके कौशल, उसके संभाव्य ग्राहक या एम्प्लॉयर को दिखाने के लिए तैयार करता है। विविध प्रकार की व्यावसायिक कल्पना, डिजाइन्स और संकल्पना दिखाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल होता है। आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग इस क्षेत्र के व्यावसायिकों के लिए ये पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैगजीन या ब्रोशर के रूप में तैयार किया जा सकता है। आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो किसके लिए तैयार किया जा सकता है? आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो के दर्शक विविध क्षेत्र या व्यवसाय से होते हैं। इसमें अध्यापक, डॉक्टर्स, उद्यमी या आर्किटेक्चर के क्षेत्र से कोई भी हो सकता है। संभाव्य ग्राहकों में प्रमुख रूप से कोई विख्यात बिल्डर या एस्टेट एजेंट हो सकता है। इसमें ऐसा कोई भी हो सकता है जिसे बिल्डिंग तैयार करने के लिए आर्किटेक्ट की जरूरत है। रियल एस्टेट क्षेत्र के बड़े ब्रांड्स का ध्यान खींचना है तो behance.net पर आपका आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो तैयार कर लें। यहाँ उपभोक्ताओं को उनकी कला प्रदर्शित करना आती है और इस प्रकार से वे उनके प्रोफाइल पर उनका आर्किटेक्चरल पोस्ट्स का पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। कलाओं के प्रदर्शन के लिए ये एक सबसे लोकप्रिय ऐसी वेबसाइट है। सिर्फ 2018 के जुलाई महीने में behance.net के 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता थे। व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो का इस्तेमाल कैसे होता है? व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो की भूमिका बहुत जरूरी है। आपके सर्वोत्तम काम प्रदर्शित करके अच्छे ग्राहक मिलने के लिए इसकी आपको मदद हो सकती है। आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो का व्यवसाय पर किस प्रकार असर होता है? संभाव्य ग्राहकों के लिए उनके काम और क्षमता प्रदर्शित करना चाहने वाली कोई कंपनी या व्यावसायिक व्यक्ति आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो का इस्तेमाल कर सकती है। विविध प्रकार की संकल्पना और उनकी संस्कृति में पार्श्वभूमि, इनका प्रदर्शन इसमें होता है। ग्राहकों को इस पोर्टफोलियो द्वारा आपने पहले किए हुए तथा अभी कर रहे काम की कल्पना आ सकती है। एक अच्छी रचना वाला आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है। उत्तम आर्किटेक्चरल डिजाइन्स और वो निर्माण करने के लिए जरूरी अनुभव, इनकी उपयुक्तता, संभाव्य ग्राहक और नियोक्ता, इन पर बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके द्वारा ऐसा भी संदेश जाता है कि आप आपके काम में माहिर हैं और वो काम आपके ऊपर सौंपने के लिए सही व्यक्ति हैं। आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो का सही आकार और प्रारूप क्या है? एक अच्छा आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो A3 आकार के कागज पर लैंडस्केप के स्वरूप में होना चाहिए। अगर आप एक डिजिटल मैगजीन या ब्रोशर के स्वरूप में आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं तो वो 20 से 40 पेजेस का होना चाहिए। ईमेल से पोर्टफोलियो भेजते वक्त रेज्यूमे, कवर लेटर और डिजाइन शीट्स भी उसमें होनी चाहिए। व्यावसायिक पोर्टफोलियो 11.7 बाय 16.5 इंच इतना होना चाहिए।
आपके आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो में आपने कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स शामिल करने चाहिए। आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो के घटक क्या हैं? चलिए इन घटकों पर एक नजर डालते हैं। अच्छा फोटो या स्केचेस। अच्छे फोटो, स्केचेस और डिजाइन्स संग्रह में रखिए, क्योंकि उनके पास आपके ग्राहकों का ध्यान जल्दी खींचा जाता है। कंटेंट और जानकारी। आप किसी भी प्रकार का माध्यम आपके पोर्टफोलियो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि कंटेंट आकर्षक और कम से कम हो। छोटी टैगलाइंस, हेडिंग्स, टाइटल्स, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। आप आपके प्रोजेक्ट संबंधी कुछ विवरण, कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी ऑफिस स्पेस के बारे में प्रोजेक्ट पर काम किया होगा, तो आप स्मार्टली यूज्ड स्पेस फॉर कंफर्टेबल वर्किंग आवर्स ऐसी टैगलाइन देकर उसके साथ फोटोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशंसा पत्र का पेज। आपका काम जिनको पसंद आया और जिन्होंने आपका नाम रेकमेंड किया, ऐसे ग्राहकों ने दिए प्रशंसा पत्र के लिए एक अलग जगह आप रख सकते हैं। सर्वोत्तम प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करना। आपका पोर्टफोलियो यानी अनेक प्रोजेक्ट्स की जगह सिर्फ आपके सर्वोत्तम प्रोजेक्ट्स का संकलन होगा, ये निश्चित कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलने के लिए इसका आपको उपयोग होगा। प्रोफाइल पेज। ये पेज आपके रिज्यूमे जैसा ही दिखेगा। वो हमेशा अपडेटेड रखिए। नहीं चाहिए वो आउटडेटेड हुए या वर्तमान में दिखाने जैसे नहीं हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स वहां से निकालने का पर्याय आपके पास है। प्रपोजल्स या क्रिएटिव प्लान्स। आपके आर्किटेक्चरल कौशल वास्तववादी और उपयुक्त होने चाहिए। उदाहरणार्थ, आपके ग्राहकों के बजट से मिलने जुलने वाले हाउसिंग प्लान्स। आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो के लिए ये कुछ प्रमाणित घटक हैं। ये घटक आपकी जरूरत अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि आपके काम की विशेषता होने वाले घटक आप कभी भी शामिल कर सकते हैं। एक आकर्षक डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप इनकी मदद ले सकते हैं। फोलियो HD, बेहांस, कार्बन मेड, क्रॉप, व्यू बुक और पिक्सपा। इसमें से कुछ सुविधाएं मुफ्त हैं। आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो सेव करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं? TIFF, ये आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो सेव करने के लिए सर्वोत्तम फॉर्मेट है। आप PNG, ये फॉर्मेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल के इमेजेस की क्वालिटी अबाधित रखने के लिए JPEG, ये फॉर्मेट न इस्तेमाल करने की सलाह हम देंगे। अगर आप आपके ग्राहकों के ऑफिस में या कंपनी में जाने का सोच रहे हैं, तो आप आपके आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जा सकते हैं। स्थानिक दुकान में आप प्रिंटिंग करके ले सकते हैं। आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं? आकर्षक आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, ऑफिस 365, गूगल स्लाइड्स, कैनवा तथा मुफ्त वेबसाइट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि template.net, morfolioapps.com, flipsmac.com, genial.ly और fliphtml.com। इंटीरियर प्लान्स के लिए आप planner5d.com भी देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की मदद से आप आपका आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो कैसे तैयार कर सकते हैं? अब आपको आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो मतलब क्या है ये समझ गया है, तो वो तैयार करना शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट खोलिए। हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करेंगे। न्यू स्लाइड पर क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। फिर इंसर्ट पर जाइए। पिक्चर्स। आपके कंप्यूटर से जो चाहिए वो इमेज चुनिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। इमेज का आकार आपकी जरूरत अनुसार कम ज्यादा कीजिए। फिर इंसर्ट पर जाइए। शेप्स, ओपन। स्लाइड पर शेप चित्रित कीजिए। शेप फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाइए और कलर पैलेट से अच्छा कलर चुनिए। शेप आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। नो आउटलाइन। अब एक टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स। जरूरत अनुसार उसकी जगह तय कीजिए। उसमें टेक्स्ट एंटर करके उसके अनुसार फॉर्मेट कीजिए।
इसी प्रकार बाकी टेक्स्ट भी जरूरत अनुसार फॉर्मेट कीजिए। फॉर्मेट टैब पर जाइए, कलर पर क्लिक कीजिए, सही कलर सैचुरेशन ऑप्शन चुनिए। दोनों टेक्स्ट बॉक्स से सही चुनने के लिए कंट्रोल की दबा के रखिए। फिर फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, ग्रुप, ग्रुप। अब हम टेक्स्ट जोड़ते हैं। इसके लिए अलाइन पर क्लिक कीजिए, अलाइन मिडल, फिर अलाइन पर क्लिक कीजिए, अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन हो गया है और अब वो सुंदर दिखता है। न्यू स्लाइड पर क्लिक कीजिए, ब्लैंक। अब हम दूसरी स्लाइड एडिट करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, शेप्स, रेक्टेंगल। जरूरत अनुसार उसकी जगह तय कीजिए। शेप फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाइए और कलर पैलेट से शेप के लिए अच्छा सा कलर चुनिए। शेप आउटलाइन पर क्लिक कीजिए, नो आउटलाइन। वैसे ही दूसरा शेप इंसर्ट कीजिए, क्लिक इंसर्ट, पिक्चर्स। आपके कंप्यूटर से चाहिए वो इमेज चुनिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। इमेज का आकार आपकी जरूरत अनुसार कम ज्यादा कीजिए। इसी प्रकार हम और एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। स्लाइड के सभी एलिमेंट्स में जरूरत अनुसार सभी बदलाव कीजिए। अब हम स्लाइड एलिमेंट्स जोड़ लेते हैं। तीनों एलिमेंट्स एक साथ चुनने के लिए कंट्रोल की दबा के रखिए। फिर फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, अलाइन, अलाइन मिडल। अब हम कुछ टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बॉक्स, उसमें टेक्स्ट एंटर कीजिए और फॉर्मेट कीजिए। अब हम फॉन्ट साइज, स्टाइल, अलाइनमेंट आदि बदलेंगे। इसी प्रकार और एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, उसमें टेक्स्ट एंटर कीजिए और फॉर्मेट कीजिए। इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, शेप्स, रेक्टेंगल। शेप फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाइए और कलर पैलेट से शेप के लिए अच्छा कलर चुनिए। शेप आउटलाइन पर क्लिक कीजिए, अच्छा सा आउटलाइन कलर चुनिए। चाहिए तो बाकी बदलाव कीजिए। फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, अलाइन। टेक्स्ट नीचे अलाइन करने के लिए अलाइन बॉटम पर क्लिक कीजिए। न्यू स्लाइड पर क्लिक कीजिए, ब्लैंक पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, पिक्चर्स। आपके कंप्यूटर से चाहिए वो इमेज चुनिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। इमेज क्रॉप करने के लिए क्रॉप पर क्लिक कीजिए। क्रॉप करना रोकने के लिए फिर क्रॉप पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट पर जाइए, टेक्स्ट बॉक्स। इस बॉक्स में टेक्स्ट एंटर कीजिए। अब हम फॉन्ट साइज, स्टाइल और अलाइनमेंट फॉर्मेट करेंगे। हेडिंग के लिए वही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, इसलिए स्लाइड पर जाकर टेक्स्ट कॉपी करेंगे और तीसरे स्लाइड पर वो पेस्ट करेंगे। अब हम ये हेडिंग एडिट करेंगे। फिर सभी स्लाइड एलिमेंट्स जरूरत अनुसार बदल लेंगे।
न्यू स्लाइड पर क्लिक कीजिए। ब्लैंक पर क्लिक कीजिए। आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो में और एक स्लाइड बढ़ाने के लिए हम फिर एक बार हेडिंग टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। टेक्स्ट में बदलाव करके चाहिए वैसा फॉर्मेट कीजिए। इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। शेप्स, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तैयार कीजिए। शेप फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाइए और कलर पैलेट से शेप के लिए सही कलर चुनिए। इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स, उसमें टेक्स्ट एंटर कीजिए। फॉर्मेट करके उसको सही जगह पर ले जाइए। इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। शेप्स, लाइंस। जरूरत होगी वहां लाइन बना लीजिए। लाइन और टेक्स्ट बॉक्स एक साथ चुनने के लिए कंट्रोल की दबा के रखिए। अलाइन पर क्लिक कीजिए। अलाइन सेंटर। अब एलिमेंट्स अलाइन हो गए हैं। होम टैब पर क्लिक कीजिए। कॉपी पेस्ट बटन का इस्तेमाल करके लाइन कॉपी पेस्ट कीजिए। लाइन सही जगह पर रखिए। दोनों लाइंस एक साथ चुनने के लिए कंट्रोल बटन दबा के रखिए। फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए। अलाइन, अलाइन सेंटर। अलाइन करने के लिए इंसर्ट पर जाइए। शेप्स, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तैयार कीजिए। शेप फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाइए और कलर पैलेट से शेप के लिए सही कलर चुनिए। शेप आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। आउटलाइन को सही कलर चुनिए। इंसर्ट पर जाइए। पिक्चर्स। एक से अधिक पिक्चर्स आपके कंप्यूटर से चुनने के लिए शिफ्ट की दबा के रखिए। पिक्चर्स चुनकर इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। इमेजेस एक साथ ग्रुप में आपको दिखेंगे। उन्हें अनग्रुप करने के लिए इमेजेस के बाहर क्लिक कीजिए। फिर हर इमेज जरूरत अनुसार सही जगह रखिए। इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स, बॉक्स में टेक्स्ट एंटर कीजिए। टेक्स्ट फॉर्मेट कीजिए। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो क्या है? यह पोर्टफोलियो किसने देखना जरूरी है? व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो कितना जरूरी है यह समझना। आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो की रूपरेखा और मुद्दे बनाना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इस्तेमाल करके आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो तैयार करना। सभी डिजाइन्स स्केचेस इस्तेमाल करके एक जबरदस्त आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो तैयार करके मयूरी अब आर्किटेक्चर क्षेत्र में जॉब के लिए तैयार है।
सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क्स और सुरक्षा संबंधी टिप्पणियां। एक दिन प्रिया और सीमा खरीदारी करने के लिए बाहर गई थी। वो शॉपिंग मॉल के नजदीक एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए चली गई। सीमा ने अपने मोबाइल को बाहर निकाला और कहा, वाह प्रिया, इस कॉफी शॉप में फ्री वाईफाई है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं ईमेल्स भेज सकती हूँ। मैं इस वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करती हूँ और काम शुरू करती हूँ। तब तक हम दोनों के लिए कॉफी मंगा देना। हाँ, जैसा आप कहें। कुछ दिनों बाद सीमा प्रिया को फोन करती है। उसकी आवाज उदास सी लगती है। वो कहती है, हेलो प्रिया, ऐसा लगता है कि मेरा ईमेल आईडी हैक हो गया है। इसके माध्यम से कुछ बनावटी मेल्स भेजे गए हैं। कैसे? ओह, मैं समझ गई। तुमने उस कॉफी शॉप के वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट करते हुए अपनी ईमेल्स पर काम किया था। क्या वो वाईफाई नेटवर्क पासवर्ड जैसे सुरक्षा उपायों से सक्रिय किया गया था? नहीं, उस वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कोई भी पासवर्ड नहीं लगा था। ऐसे फ्री वाईफाई नेटवर्क का प्रयोग करते हुए हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टैंड, कॉलेज के परिसर, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स आदि पर आम तौर से वाईफाई द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल करने की मुफ्त सुविधा प्रदान की जा रही है। यदि हम अपने मोबाइल पर वाईफाई का विकल्प शुरू करते हैं तो उपलब्ध सभी वाईफाई नेटवर्क्स आसानी से दिख जाते हैं। लेकिन मुफ्त के वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट से जुड़कर ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार करना या ईमेल्स भेजना या डाउनलोड करना सुरक्षित नहीं है। ऐसे मुफ्त के वाईफाई नेटवर्क से जुड़ने से पहले आपने हमेशा ही सुरक्षा संबंधी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर उपलब्ध वाईफाई नेटवर्क्स का प्रयोग करते हुए देश विदेश की खबरें यानी समाचार ऑनलाइन पढ़ना या आपका पसंदीदा ब्लॉग पढ़ना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग करना सुरक्षित नहीं है। जैसे आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, सुरक्षित वाईफाई नेटवर्क के सामने लॉक यानी ताले का निशान होता है। ऐसे वाईफाई नेटवर्क से जुड़ना हमेशा ही योग्य होता है, क्योंकि इस प्रकार के नेटवर्क से बिना पासवर्ड के नहीं जुड़ा जा सकता। वो मुफ्त में उपलब्ध रहे फिर भी। हमेशा याद रखें, जब आप वाईफाई नेटवर्क्स का प्रयोग कर रहे हो, खास तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर, तब महत्वपूर्ण और संवेदनशील डेटा के साथ काम करना टालें। बिना पासवर्ड वाले वाईफाई नेटवर्क्स या जहां पासवर्ड खुलेआम प्रदर्शित हो, ऐसे वाईफाई नेटवर्क्स का प्रयोग करना टालें। सुरक्षा के कारण से और साथ ही बैटरी बचाने के हेतु से ऑनलाइन काम पूरा हो जाने के बाद तुरंत ही अपने लैपटॉप का, टैबलेट का या स्मार्टफोन का वाईफाई ऑप्शन बंद कर दें। गोपनीय पासवर्ड्स और पिन का प्रयोग करते समय अनावश्यक दखलंदाजी करने वालों से सावधान। एक दिन प्रिया और सीमा खरीदारी करने के लिए बाहर गई थी। वो शॉपिंग मॉल के नजदीक एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए चली गई। कॉफी पीने के बाद वेटर आता है और कहता है, मैडम आपका बिल। सीमा बिल का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड निकालती है। सीमा ने कहा कि हाँ, कार्ड पेमेंट। सीमा वेटर को कार्ड देती है। बिलिंग कक्ष तक जाते जाते वेटर सीमा के कार्ड का नंबर दर्ज कर लेता है। वेटर स्वाइप मशीन को लेते हुए वापस आता है और कहता है, मैडम कृपया पिन एंटर कीजिए।
प्रिया से बातें करते हुए सीमा पिन एंटर करती है। सीमा के द्वारा दर्ज किया हुआ पिन नंबर वेटर देख लेता है। इसे शोल्डर सर्फिंग कहते हैं। शोल्डर सर्फिंग तकनीक का मतलब है जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन व्यवहार कर रहा हो, जैसे ओटीपी, सीवीवी, एटीएम पिन या पासवर्ड एंटर कर रहा हो, तब उस व्यक्ति के कंधे पर से झांक कर देखने की अनुचित क्रिया। अपराधियों द्वारा ऐसी गलत कृतियां सार्वजनिक स्थानों, विशेषतः मॉल्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स आदि में की जाती है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर किसी का आपके बिल्कुल नजदीक खड़े होना और आपकी ऑनलाइन व्यवहार यानी ट्रांजैक्शंस को देखना आसानी से संभव है। हमेशा याद रखें, महत्वपूर्ण लेन देन करते समय जब आप अपनी लॉगिन या डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी एंटर कर रहे होंगे तो हमेशा ही अपने दूसरे हाथ से कीबोर्ड ढक सकते हैं। कभी भी अपने कार्ड का एटीएम पिन, सीवीवी, पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति की मौजूदगी में ना एंटर करें। वो ये जानकारी आसानी से देखकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। आधार कार्ड की जानकारी यानी डेटा सुरक्षित करना। प्रिया ने पिछले हफ्ते ही अपना 19वां जन्मदिन मनाया है। प्रिया अपने माता पिता से स्मार्टफोन का तोहफा पाकर बहुत ही खुश है। अब प्रिया अपने स्मार्टफोन के लिए एक सिम कार्ड खरीदने की सोच रही है। प्रिया मोबाइल और सिम कार्ड बेचने वाले एक दुकान के बाहर खड़ी है। वो नए सिम कार्ड्स की जानकारी देखती है और अंदर चली जाती है। प्रिया दुकानदार से कहती है, मुझे एक नए सिम कार्ड की आवश्यकता है। हाँ जरूर, मुझे केवल आपका आधार नंबर और आपकी उंगलियों के निशान दीजिए और मैं तुरंत ही आपको सिम कार्ड दे सकती हूँ। प्रिया अपना आधार कार्ड निकालती है और उसे देती है और फिर अपनी उंगली बायोमेट्रिक मशीन पर रखती है। दुकानदार महिला कहती है, हो गया। और एक सिम कार्ड निकालकर प्रिया को देती है। प्रिया सिम कार्ड ले लेती है और दुकान से बाहर निकलती है। आधार डेटा और केवाईसी। आजकल आधार कार्ड एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनता जा रहा है। अंगूठे की छवियां और रेटिना इंप्रेशन के प्रयोग से उस व्यक्ति के आधार नंबर को उसकी पूरी जानकारी के साथ जोड़ा जा सकता है। आजकल कई विक्रेता अपने उत्पादों के लिए ग्राहकों की जानकारी को ग्राहकों के आधार डेटा के साथ जोड़ देते हैं। इसे केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर भी कहते हैं। अपने बायोमेट्रिक एक्सेस को सुरक्षित करना, जैसे कि आपका आधार कार्ड आपकी पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत बन गया है। इसका मतलब है कि जब भी आप अपना आधार कार्ड किसी को देते हैं तो आप अपना बायोमेट्रिक एक्सेस भी सबमिट कर रहे हैं। यदि गलत इस्तेमाल किया जाए तो इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं और इसीलिए सरकार ने इस बायोमेट्रिक एक्सेस सुविधा को लॉक और अनलॉक करने का विकल्प प्रदान किया है। चलिए देखते हैं कि आप ऑनलाइन तरीके से आधार कार्ड के बायोमेट्रिक एक्सेस को कैसे लॉक कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट यानी संकेत स्थल पर लॉग ऑन करें और आधार सेवाएं पर जाएं। लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स फॉर आधार कार्ड के बारे में जानकारी दिखने वाला पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करें जहां आपको आपका आधार नंबर दर्ज करने की आवश्यकता है।
दूसरे बॉक्स में उस बॉक्स के बगल में दिखाया गया सुरक्षा कोड एंटर करें। जब आप दोनों बॉक्सेस को भर देते तो सेंड ओटीपी विकल्प सक्रिय हो जाएगा, उसे क्लिक करें। उसी पृष्ठ की दाईं ओर आपको एक विकल्प दिखेगा, एंटर ओटीपी, और ये वही बॉक्स है जो तब सक्रिय होगा जब आप आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी पाएंगे। वेरीफाई पर क्लिक करें। जब आप वेरिफिकेशन सबमिट करेंगे तब इनेबल बायोमेट्रिक लॉकिंग विकल्प दिखाई देगा, जिस पर यदि आप बायोमेट्रिक एक्सेस लॉक करना चाहते हैं तो आपने सही यानी चेक का निशान लगाना होगा। उस बॉक्स में निशान लगाने के बाद इनेबल बटन पर क्लिक करें। और आप स्क्रीन पर सफलता दर्शाता हुआ एक संदेश देख सकेंगे कि योर बायोमेट्रिक्स इज लॉक्ड, मतलब आपकी बायोमेट्रिक जानकारी अब लॉक हो चुकी है। इस प्रकार से आप आपकी निजी जानकारी और बायोमेट्रिक एक्सेस के उपयोग पर रोक लगाते हैं। ये सारी जानकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सर्वर पर लॉक हो जाएगी। इस लॉकिंग का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप आश्वासित हो सकते हैं कि आपकी निजी जानकारी सुरक्षित है, तब भी यदि आपका आधार कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए। ये लॉक सेटिंग्स किसी भी समय बदल दिए जा सकते हैं। यदि आप आधार कार्ड अनलॉक करना चाहें तो आप ये इंटरनेट के प्रयोग से आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ देर के लिए आपका आधार कार्ड अनलॉक कैसे किया जाए और लॉक किए हुए बायोमेट्रिक को कैसे सक्रिय किया जाए। आपका आधार कार्ड अनलॉक करने के लिए आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आधार सेवाएं पर जाना होगा। लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक्स फॉर आधार कार्ड विकल्प को चुनें। आपका 12 अंकों वाला विशिष्ट आधार कार्ड नंबर दर्ज करें। दूसरे बॉक्स में आपको दिखाया गया सुरक्षा कोड कॉपी करना होगा। दोनों खानों में जानकारी दर्ज करने के बाद जनरेट ओटीपी बटन सक्रिय हो जाएगा और आप केवल उस पर क्लिक करें। एक बार जो आप बटन दबाते हैं तो ओटीपी तैयार होगा और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आप ये ओटीपी उसी पृष्ठ पर दाईं ओर रहे बॉक्स में डाल सकते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई क्लिक करें। आप अनलॉक बटन क्लिक करते हुए आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अनलॉक कर सकते हैं। आपको अनलॉक की सफलता का एक संदेश मिलेगा। यदि आप लॉक विकल्प को अक्षम करना चाहते हैं तो फिर से पीछे जाएं और अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर दर्ज करें। दूसरे बॉक्स में आपको दिखाया गया सुरक्षा कोड कॉपी करना होगा। सुरक्षा कोड बॉक्स की दाईं ओर प्रदर्शित किया गया है। दोनों खानों में जानकारी दर्ज करने के बाद जनरेट ओटीपी बटन सक्रिय हो जाएगा और आपको केवल इतना ही करना है कि उस पर क्लिक करें। एक बार जो आप बटन दबाते हैं तो ओटीपी तैयार होगा और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आप ये ओटीपी उसी पृष्ठ पर दाईं ओर रहे बॉक्स में डाल सकते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई क्लिक करें। डिसेबल बायोमेट्रिक लॉकिंग्स के बगल में रहे बॉक्स में निशान लगाएं और उसके नीचे स्थित डिसेबल बटन को दबाएं। आप स्क्रीन पर एक संदेश देख सकेंगे कि योर बायोमेट्रिक लॉक इज डिसेबल, यानी आपका बायोमेट्रिक लॉक अक्षम कर दिया गया है। हमेशा याद रखें, अगर आप आपके आधार कार्ड के बायोमेट्रिक को लॉक कर देते हैं तो फिर आप उसका संभावित दुरुपयोग रोक सकते हैं। आप आधार कार्ड केवल ऑनलाइन तरीके से ही लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। आप ऑफलाइन तरीके से ये नहीं कर सकते। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर के साथ
पंजीकृत होना जरूरी है, क्योंकि UIDAI द्वारा आपके पंजीकृत नंबर पर ही OTP यानी वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। एक बार जब आप आपके आधार कार्ड के बायोमेट्रिक एक्सेस को लॉक कर देते हैं, तो आप उसे केवल 10 मिनट के लिए ही अनलॉक कर सकते हैं। इस अनलॉक अवधि के बाद आपका आधार अपने आप फिर से लॉक हो जाएगा। ये सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया है। इस सुविधा का प्रयोग करके आप आपके आधार संबंधी जानकारी को ऐसे लोगों से सुरक्षित कर सकते हैं जो आपके बायोमेट्रिक एक्सेस का प्रयोग करते हुए आपके आधार डेटा को पाने का प्रयास कर सकते हैं। डेटा टेम्परिंग और उसके कानूनी परिणाम। मंदार एक पाठशाला में लिपिक की नौकरी कर रहा है। पिछले हफ्ते से वो उसकी पाठशाला के रिजल्ट्स के काम में व्यस्त था। मंदार को उसके प्रिंसिपल का फोन आता है। वो उसे उनकी केबिन में आने के लिए कहते हैं। मंदार प्रिंसिपल की केबिन में प्रवेश करता है। हेलो मंदार। हेलो सर। मंदार, तुमने रिजल्ट इवेंट डेटा यानी परीक्षा के परिणामों की जानकारी को कहां संग्रहित किया है? सर, वो मेरे कंप्यूटर में है। दरअसल हमारे स्कूल के एक कर्मचारी की ओर से हमें एक शिकायत आई है। उसने कहा है कि तुमने रिजल्ट डेटा में अपनी ओर से कुछ बदलाव किए हैं। हम तहकीकात करेंगे कि ये कंप्लेंट सच है या नहीं। अगर ये सच साबित होता है तो मुझे डर है कि स्कूल आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती है। ये सुनकर मंदार हैरान हो जाता है। मंदार ने क्या गलती की होगी? ये डेटा टैंपरिंग का मामला हो सकता है। डेटा टैंपरिंग मतलब अनधिकृत जरिए से डेटा में जानबूझकर बदलाव लाना, उसे नष्ट करना, छेड़खानी करना या संपादित करना इस तरह की कृति है। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन करने से पहले या काम करते समय किसी गलत उद्देश्य या मुनाफे के लिए डेटा में बदल करना। ऐसे अपराधों के लिए सजा कंप्यूटर डेटा या सोर्स कोड के साथ जानबूझकर हेरफेर या बदलाव करना, ये IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत अपराध है। सोर्स कोड में प्रोग्राम्स की सूची यानी कि प्रोग्राम्स लिस्ट, कंप्यूटर कमांड्स, किसी भी रूप में डिजाइन और लेआउट ये शामिल है। IT अधिनियम 2000 की धारा 65 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कृति करने में सहभागी होगा, वो 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों इस सजा का हकदार होगा। IT अधिनियम 2000 की धारा 66 के साथ पठित धारा 43I के अनुसार इस प्रकार की कृति 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों ऐसी सजा का प्रावधान है। कुछ कानूनी दस्तावेज इस प्रकार है। ये डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए दिया जाने वाला एफिडेविट है। ये एक वितरक का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है और ये एक अधिकारी का अपॉइंटमेंट या ऑफर लेटर है।
आप देख सकते हैं कि इन सभी दस्तावेजों को तैयार करने के लिए टाइपिंग की जानकारी की आवश्यकता होती है। अन्य डॉक्यूमेंट, यहाँ एक पासपोर्ट, एक राशन कार्ड और एक आधार कार्ड है। इन सभी में शामिल सारी सूचना कुशल डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाओं का उपयोग करके दर्ज की गई हैं। अतः आप देख सकते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में टाइपिंग और कीबोर्डिंग की कुशलता की आवश्यकता होती है। एक कुशल टच टाइपिस्ट के लिए आपकी निपुणता अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी और आपके सामने विभिन्न रोचक नौकरियों के अवसर खोलेगी।